आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। हिंदी की सीरीज़ में आज का लेक्चर है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, वाक्य की पिछली वीडियो में हमने जाना था वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, भाव के आधार पर वाक्य जो है वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका पूर्ण भाव को प्रकट करता हो। ठीक है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य होता है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय होता है कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए। इसके बाद हमने जाना था वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य अर्थात कर्ता। अब वाक्य में कार्य कौन करेगा? कर्ता करेगा। ठीक है, तो उद्देश्य में आता है कर्ता। कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे कहा जाता है विधेय। इसके बाद हमने जाना था वाक्यों का वर्गीकरण। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है दो प्रकार से, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को हमने कल डिटेल में जाना था। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य और विधिवाचक वाक्य। ठीक है, यह 8 भेद जाने थे हमने, जिनको एक एक करके हमने डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे वाक्य के दूसरे वर्गीकरण के बारे में, रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सरल अर्थात आसान। ठीक है, जिसे हम सुनते ही या देखते ही आसानी से समझ जाते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जो सरल वाक्य होते हैं उनमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, अर्थात एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। पहला उदाहरण है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को सुनते ही हमें आसानी से समझ आ रहा है कि बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि वह पतंग उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। मोहन पार्क में बैठा है, इसमें हमारे पास एक ही कर्ता है मोहन और एक ही क्रिया है बैठना। ठीक है, ये भी हमारा कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। राधिका नाच रही है, इसमें भी हमारे पास एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ठीक है, उद्देश्य है राधिका, देखिए राधिका वाक्य में जो भी कार्य कर रहे हैं, कौन कार्य कर रहा है नाचने का? तो राधिका कर रही है। राधिका है हमारे पास उद्देश्य या कर्ता, और एक ही क्रिया है या एक ही विधेय है, नाच रही है। लड़के मैदान में खेलते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को या इस वाक्य को भी पढ़ने पर हमें आसानी से समझ आ रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, सरल वाक्य होते हैं जिनमें आपके पास एक उद्देश्य होता है या एक कर्ता होता है और एक ही विधेय अर्थात एक ही क्रिया होती है, और इन वाक्यों को सुनते ही या पढ़ते ही हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल या जोड़ से बना हुआ। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य या सरल वाक्य आपस में समुच्चय, बोधक, अव्यय या योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। ठीक है, उन्हें संयुक्त या समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। समानाधिकरण अर्थात कि जो आपके पास दो सेंटेंस होते हैं, दो वाक्य होते हैं जो योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं, दोनों ही वाक्य अपने आप में समान होते हैं। ठीक है, ना तो एक किसी से बड़ा होता है ना दूसरा उससे छोटा होता है, बल्कि दोनों क्या करते हैं? अपनी समान स्थिति इसमें रखते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसमें दो सरल वाक्य आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए होते हैं या फिर समानाधिकरण अवयवों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहा जाता है। सूरज उगा और अंधेरा भागा। ठीक है, सूरज उगा, इसमें हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। अंधेरा भागा, इसे पढ़ने से या सुनने से भी हमें आसानी से समझ आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, अर्थात ये भी हमारे पास है सरल वाक्य। ठीक है, इसमें दो सरल वाक्य जो आपके और योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात ये आपका है संयुक्त वाक्य।
ठीक है, इसमें सूरज का उगना और अंधेरे का भागना दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ना एक बड़ा है ना एक छोटा है, बल्कि दोनों की स्थिति के अपने आप में समान है। ठीक है, इसीलिए इन्हें समानाधिकरण वाक्य भी कहा जाता है। आप खाना खाओ और आराम करो। आप खाना खाओ, ठीक है, ये भी कैसा वाक्य है आपका? सरल वाक्य है। आराम करो, भैया आपको आराम करने को कहा जा रहा है, तो ये बात भी हमें आसानी से समझ आ रही है। ठीक है, तो ये भी कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। ये दोनों सरल वाक्य आपका यो और योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। ठीक है, ये माँ बाजार गई, सरल वाक्य, सब्जियां लेकर आई, मतलब कि माँ बाजार गई तो माँ ही सब्जियां लेकर आई। ठीक है, यहाँ भी हमें समझ आ रही है कि किसको कह रहे हैं हम, कि माँ को ही कह रहे हैं कि माँ सब्जियां लेकर आई। तो ये भी कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। इसमें भी दो सरल वाक्य आपके और योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। आप चाय पियेंगे या कॉफी। ठीक है, ये भी कैसे वाक्य? इसमें दो सरल वाक्य जो या योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे। अकाल पड़ेगा आसानी से समझ आ रही है, लोग मरेंगे ये भी समझ आता है। इसमें दो सरल वाक्य जो आपका योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। संयुक्त वाक्य में आपके क्या क्या योजक चिन्ह प्रयोग होते हैं? जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, बल्कि, इसलिए, अतः, या, अथवा, अन्यथा, अतः, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि जहाँ भी आपका जुड़ा मतलब कि इसमें और चीज़ें या और शब्द आपके ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक, तो संयुक्त वाक्य में कुछ इंपॉर्टेंट आपके महत्वपूर्ण योजक चिन्ह हैं जिनके बारे में आपको बताया है। वैसे तो आपके 100 से भी ज़्यादा योजक चिन्ह हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा प्रयोग होते हैं उन शब्दों को मैंने यहाँ लिख दिया है। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें कि आपके पास दो वाक्य दिए होते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, मतलब कि एक क्रिया का करना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य जो उस मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं, और दोनों ही उपवाक्य जो होते हैं वो योजक चिन्हों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आपने दो शब्द याद रखने, की और ज। ठीक है, की से जितने भी आपके शब्द बनेंगे जैसे कि, क्योंकि, ताकि। ठीक है, ये सारे शब्द यहाँ ज से जितने भी होते हैं, जो, अब जो का ऑपोजिट क्या होता है? सो। ज से ज्यों का ऑपोजिट क्या होता है? त्यों। ज से जैसा, अब जैसा का ऑपोजिट हम क्या यूज़ करते हैं? वैसा। ज से जहाँ का ऑपोजिट यहाँ या वहाँ। ज से जिधर, उधर, जिस, मतलब ज से जितने भी शब्द बनते हैं उनके ऑपोजिट जितने भी होते हैं वो आते हैं आपके मिश्र वाक्य में। और 3-4 को आप याद कर लो, जैसे यद्यपि, कदापि, तथापि, अगर। ठीक है, ये सारे शब्द योजक चिन्ह होते हैं मिश्र वाक्य में प्रयुक्त। इनको पढ़कर भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपका यदि शब्द लग गया, अब लोगों का मरना किस पर निर्भर कर रहा है? अकाल पड़ने पर। कि यदि अकाल पड़ेगा, इस सेंटेंस को पढ़ने से हमारे मन में जिज्ञासा हो रही है कि आगे क्या होगा, मतलब कि आगे जानने की हमें जहाँ भी इच्छा रहे वो आपका मिश्र वाक्य होगा। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था। मैंने एक व्यक्ति को देखा। ठीक है, मतलब सुनने वाले के मन में जिज्ञासा है कि आगे वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, ये कैसा आपके पास एक अधूरा वाक्य है और इसको पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें और चीज़ें आगे जुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य आपका? मिश्र वाक्य है। ठीक है, इसमें मैंने एक व्यक्ति को देखा, ये कैसा वाक्य आपका? प्रधान उपवाक्य है और दूसरा वाक्य इस वाक्य पर आश्रित है। ठीक है, ये आश्रित उपवाक्य है कि जो बहुत दुबला पतला था। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे परेशान किया था। यह वही व्यक्ति है। ठीक है, ये कैसा वाक्य आपका? प्रधान उपवाक्य है और मुझे परेशान किया था, ये वाक्य किस पर आश्रित कर रहा है? इस वाक्य पर। यदि तुम घर आते तो मैं भी आता। यदि तुम घर आते तो मैं भी आता, इसमें प्रधान वाक्य आपका मैं भी आता और यदि तुम घर आते ये आपका आश्रित वाक्य। यहाँ तक हमने जाना रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद के बारे में, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य होते हैं जिनको पढ़ते या सुनते ही हमें आसानी से समझ आ जाए कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है। संयुक्त वाक्य,
संयुक्त वाक्य जो जिसमें दो सरल वाक्य आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए होते हैं और जो दोनों ही वाक्य होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, ना एक किसी से छोटा होता है ना दूसरा उससे बड़ा होता है, बल्कि दोनों की स्थिति कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, इसीलिए उन्हें समानाधिकरण वाक्य भी कहा जाता है। और तीसरा प्रकार था मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य में बस इतनी पहचान रखनी है आपने कि उसका पहला सेंटेंस पढ़ने पर हमें हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आगे उसमें और क्या जुड़ेगा या फिर कहने वाला आगे क्या कहना चाहता है। ठीक है, उससे हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और ये दोनों ही उपवाक्य जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं या फिर एक क्रिया का करना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। आगे हम जानेंगे उपवाक्य के बारे में कि उपवाक्य क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकार आश्रित उपवाक्य के भी आगे कितने प्रकार होते हैं। उपवाक्य ऐसे शब्दों का ऐसा समूह होता है या फिर ऐसा पद समूह होता है जिसका अपना अर्थ होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वह वाक्य का एक भाग होता है जिसमें उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है। ठीक है, उपवाक्य के प्रकार होते हैं दो, प्रधान या मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य भी होते हैं जिनका प्रारंभ की से होता है और विशेषण उपवाक्य जिनका प्रारंभ जो, जिस, जिसमें, जिसको, जिन्हें, जिनमें, जिनको, जिन्होंने, जिसे इत्यादि शब्दों से होता है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य का आरंभ होता है यदि, जिस, तरह, वहाँ, जहाँ, यद्यपि, जिस जगह, जिधर, जैसा, वैसा, ज्यों, अगर, जब इत्यादि। ठीक है, मतलब कि इन शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द होते हैं वे सारे आते हैं आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य में। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि करके कि प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। प्रधान उपवाक्य ऐसे उपवाक्य होते हैं जो दूसरे उपवाक्यों पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, वे स्वतंत्र होते हैं, उन्हें ही प्रधान या मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि प्रधान उपवाक्य वे वाक्य होते हैं जो अर्थ का प्रमुख आधार निश्चित करते हैं, कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है उसका आधार निश्चित करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे परेशान किया था। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे परेशान किया था। ठीक है, इसमें प्रधान या मुख्य वाक्य कौन है, यह वही व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जिसने शब्द से जो भी आपका वाक्य शुरू होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। बिजली विभाग ने बताया कि कल बिजली नहीं रहेगी। ठीक है, बिजली विभाग ने क्या बताया कि कल बिजली नहीं रहेगी, तो ये आपका प्रधान वाक्य कौन सा है, बिजली विभाग ने बताया कल बिजली नहीं रहेगी, वो आश्रित वाक्य है क्योंकि ये किस पर निर्भर कर रहा है, बिजली विभाग पर। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब ठीक है, वर्षा का होना किस पर निर्भर कर रहा है, फसल अच्छी होने पर। ठीक है, तो ये आश्रित वाक्य है और ये प्रधान वाक्य है। आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य होते हैं जो पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये उपवाक्य जो होते हैं वो मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं और जो आश्रित उपवाक्यों को पढ़ने पर या सुनने पर हमें आसानी से समझ नहीं आता है कि क्या कहा जा रहा है। मतलब कि इन वाक्यों को सुनने पर हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आगे क्या कहा जा रहा होगा, मतलब कि ये क्रिया आपकी किस पर निर्भर कर रही है। ठीक है, इन वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो इन वाक्यों का प्रारंभ अधिकतर जो होता है आपका कि, क्योंकि, यदि, अगर, जो इत्यादि शब्दों से होता है। ठीक है, तो इन शब्दों को याद रखकर हम इन वाक्यों को आसानी से समझ या पहचान सकते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद। ठीक है, आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्यों का आरंभ हमेशा की शब्द से होता है। ठीक है, किस शब्द से होता है, की शब्द से होता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। ठीक है, इसमें मुख्य उपवाक्य क्या है, गांधी जी ने कहा, और संज्ञा उपवाक्य चिन्ह है की। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि इन वाक्यों का आरंभ किससे होता है, की से होता है, सदा सत्य बोलो। तो ठीक है, ये क्या आपका संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्यों का आरंभ हमेशा किस शब्द से होता है, की शब्द से होता है। बिजली विभाग ने बताया कि कल बिजली नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य कौन है, जिस भी वाक्य का प्रारंभ किससे हो, की से हो, वो कहलाते हैं हमारे संज्ञा उपवाक्य।
विशेषण उपवाक्य, इन उपवाक्यों का प्रारंभ होता है जो, जिस, जिसमें, जिसे, जिन्हें, जिन्होंने, जिनको, जिसमें इत्यादि शब्दों से। ठीक है, आपने याद रखने की बस इन शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, इन वाक्यों का आरंभ होता है यदि, अगर, जो, जैसा, जिस तरह, जिधर, जो, यद्यपि इत्यादि शब्दों से। जिन भी वाक्यों का आरंभ हो वह कहलाते हैं आपकी क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, इन वाक्यों में बोध होता है समय का, स्थान का, परिणाम का, तुलना का, शर्त का, प्रकार का, प्रयोजन का। ठीक है, जब जिन भी वाक्यों से इन सब चीज़ों का बोध हो वो कहलाते हैं आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य वाक्य आपका मेंढक का बोलना, जब पानी बरसता है। तो इस वाक्य से किस चीज़ का बोध हो रहा है? क्रिया के समय का। ठीक है, मेंढक कब बोलेंगे? जब पानी बरसेगा। ठीक है, तो इसमें क्रिया का समय बताया, जब पानी कब बरसता है? बरसात के समय में। ठीक है, तो मेंढक भी ज़्यादा कब टटराते हैं या कब बोलते हैं? बरसात के समय में। तो इसमें क्रिया का समय यहाँ बताया जा रहा है या क्रिया के समय का यहाँ बोध हो रहा है। जहाँ सज्जनों का मान होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। ठीक है, इस वाक्य से हमें किस चीज़ का बोध हो रहा है? स्थान का। मुझे पुस्तक दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूँ। ठीक है, इसमें प्रयोजन या पाठ के याद करने का कारण बताया जा रहा है कि जब पुस्तक होगी तभी तो वह पाठ याद करेगा। राम वैसा ही चतुर है जैसे कि तुम हो। ठीक है, यहाँ राम और मतलब किसी में जो है तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ दो लोगों में तुलना की जा रही है। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे तुम लिखो। ठीक है, इसमें कार्य का, प्रकार का यहाँ बोध हो रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बोलूँगा उसी प्रकार से तुम लिखो। ने कठिन परिश्रम किया अतः परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। यहाँ परिणाम का बोध है। यदि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। ठीक है, ये सारे वाक्यों के क्रिया विशेषण उपवाक्य के। वाक्य के इस टॉपिक में आज हमने जाना रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद के बारे में, उपवाक्य के बारे में और आश्रित उपवाक्य के 3 भेदों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।